एक हो। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर सेकंड के सवाल। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड कौन सी है आपकी? आपकी है रिसर्च मेथड्स, और इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे चरीर के एकदम तबीयत के साथ। ठीक है, तो आप जो है नमक मिर्ची मसाला लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो होगा बहुत ही धमाकेदार तरीके के साथ में। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक वा जरूर कर दें यहाँ पर। ठीक है, वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी जब आप स्टार्ट करोगे क्लास तो आपको जो है सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो चल रही है यूनिट वो है आपकी यूनिट नंबर सेकंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, उसी के साथ साथ जो देखिए पेपर नंबर 1 अभी आपका जो है PYQ यूनिट वाइज ई बुक आ चुकी है, जो आपको दिखती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आपकी तैयारी पेपर नंबर सेकंड के साथ साथ पेपर नंबर फर्स्ट की भी एकदम धमाकेदार तरीके के साथ होगी। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी सवाल हैं। कितने सवाल आते हैं आपको? ऑन एन एवरेज 5 सवाल आते हैं। तो अब पेपर नंबर 1 के अंदर भी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप रिसर्च पढ़ रहे हो यूनिट नंबर सेकंड में, वही देखो आपको यहाँ पर काम आएगा, और केवल उतना ही अगर आप जान लोगे तो आपके लिए सारा जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, अगर आप कंप्लीट एकदम नौसीखिए हो, एकदम नौसीखिए हो, तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। कोई किसी को कुछ नहीं आता है। ठीक है, ना आपको ना हमको किसी को कुछ नहीं आता है। सीखेंगे किसके साथ में? सीखेंगे हम इस बेस्ट किताब के साथ में। और आप देखिए आने वाला आपका जो पेपर नंबर 1 होगा, पेपर नंबर 2 होगा, दोनों ही जगह आप जो है धमाकेदार तरीके से रिसर्च का कौनो सवाल आपसे छूटेगा नहीं, नमक मिर्ची मसाला लगाकर। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है, पोजीशन पेपर। अब देखो पेपर हमको सादा पता था जो कौन सा होता है, आपका कागज का होता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? पोजीशन। ठीक है, चलिए मान लिया कुछ होता होगा। ठीक है, तो मान लीजिए पोजीशन पेपर नाम की कोई चीज़ है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स में उछाल दीजिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब ये पोजीशन पेपर करते क्या है? कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि अच्छा जो आपके एकेडमिक आर्टिकल्स आप लिखते हो, ठीक है, इसका क्या है? इसका कंपाइलेशन है। क्या ऐसा होता है क्या पोजीशन पेपर के अंदर? ऐसा नहीं होता है। उसी के साथ साथ देखिए अगला क्या बोल रहे हैं, अगला बोल रहे हैं प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल। अच्छा, ये रिव्यू आर्टिकल लिख रहा है क्या यहाँ पर? ये भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, ऑफरिंग अ सिनॉप्सिस ऑफ एन एक्सटेंडेड रिसर्च। ठीक है, आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो शोध है, उसके लिए क्या है? सिनॉप्सिस वगैरह लिखना है, तो ये तो अलग ही बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये होता क्या है? पोजीशन पेपर। पोजीशन यानी क्या है? आप क्या बता रहे हो? उस चीज़ का स्थान बता रहे हो। पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थान। हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या है? किस स्थान पे हो आप। ठीक है, स्टेटस का जो सिनोनिम है यहाँ लगाया हुआ है इस प्रकार से। तो आज के बाद लाइफ में आपको क्या ध्यान रखना है कि पोजीशन पेपर्स क्या होते हैं, पोजीशन पेपर्स कौन से स्थान पे है। ठीक है, अब कौन सा स्थान मतलब कौन सा उसका स्टेटस है? लो स्टेटस है, हाई स्टेटस है, मीडियम है, मध्यम है, EWS है, जो भी वहाँ पर उसका स्टेटस है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी इशू है उसको क्या करेंगे? पेपर के दौरान हाईलाइट करेंगे। और डिपिक्शन ऑफ स्टेटस, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो पोजीशन पेपर्स। चलिए, तो फिर आवा आगे यहाँ पर एनकोड हो गया है। पोजीशन पेपर्स क्या होते हैं? पोजीशन पेपर्स हैं आपके हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस। ठीक है, अब ये वैसा सवाल है जो कभी कभी आएगा और कभी कभी नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है आपकी मुस्कुराहट के ऊपर। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके पास भी सारे के सारे पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर 1 के आपके पास दोनों के यूनिट वाइज PYQs हो, व्हाट्सएप करें, पेमेंट की डिटेल्स प्राप्त करें। कॉम्बो के लिए चाहिए, केवल पेपर 2 चाहिए, केवल पेपर 1 चाहिए, जो भी चाहिए बताइए उनको। कॉम्बो चाहिए वो बताइए, पेमेंट करिए, तत्काल प्रभाव से इसको प्राप्त करिए, ताकि आप भी आने वाले एग्जाम से पूर्व इसी प्रकार से आप धमाकेदार तरीके के साथ लगाते जाइए। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए यहाँ पर एकदम चना जोर गरम की तरह। यहाँ नमक मिर्ची तेज के साथ में, नून के साथ में। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि केस स्टडीज। अब ये केस स्टडीज क्या होती हैं? बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, बड़ा ही आसान बात है। लेकिन यहाँ पर आप पेपर 1 की तो सवाल लगा रहे हो, लेकिन तैयारी किसकी कर रहे हो? साथ साथ में आप पेपर नंबर सेकंड की भी, क्योंकि आप देख रहे हो हमारी वीडियो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले केस स्टडीज आर। अब ये देखो, ये सवाल तो हर किसी को बन जाएगा, उसके लिए आप ये वीडियो कतई नहीं देख रहे हो। ठीक है, केस स्टडीज क्या होती है? किसने इस्तेमाल किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, अपने पेशेंट के ऊपर। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ ये जो केस स्टडीज होती है किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। ठीक है, यानी कौन सा हुआ आपका यहाँ पर? गुणात्मक शोध के अंदर आता है। ठीक है, इतना ध्यान है आपको। चलिए अब देखिए, स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है,
अब ये देखो, केस स्टडी आपने पढ़ी है, साइकोलॉजी जब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हर फील्ड में केस स्टडी होती है, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मनोविज्ञान हो, सोशियोलॉजी हो, समाजशास्त्र हो, कोनो भी शास्त्र हो, वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, केस स्टडी इस्तेमाल होगी। इवन आप यूट्यूब वीडियो के अंदर भी देखते हो कि चलिए आज हम देखते हैं यहाँ की केस स्टडी, ठीक है। तो वो जो केस स्टडी हो रही है वो क्या है, वो जेनेटिक्स, केवल जेनेटिक्स के एरिया में, केयर माइक्रोबायोलॉजी के एरिया में होती है क्या, ऐसा नहीं होवे है, ठीक है। ओके, अब यहां देखिए अगला है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है। केस स्टडी के अंदर क्या होता है, केस स्टडी के अंदर हम करते हैं इन डेप्थ में एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे किसके द्वारा किया गया था आपके सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। किसके ऊपर किया गया था, उनके पेशेंटों के ऊपर। ओके, अब यहां देखो अ रिपोर्ट, अच्छा केस स्टडी मतलब क्या है, एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको केस रिपोर्ट काहे नहीं बोलते हैं, स्टडी काहे बोल रहे हैं, ठीक है। ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, ना ऐसी तो कोई बात नहीं है। स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो यहां पर जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही है। पेपर भी देखो कब का चल रहा है, आपके 2019 का चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके मुताबिक यहाँ पर इसको सेट किया हुआ था। बाकी आपका आंसर आपको मिल चुका है। चलिए अगला सवाल जो है इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा सवाल है, और इसका संबंध आपके साइकोलॉजी के PYQ से डेफिनेटली है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या समझोगे अभी, आ हाइपोथीसिस इज, ठीक है। एक परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना से पहले कल्पना क्या है, कल्पना एक ऐसा है हमारी इमेजिनेशन, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन हो सकती है कि आप आसमान में उड़ोगे एक दिन, ठीक है। अब ये जो इमेजिनेशन है इसके आगे कौन लग गई है, परी लग गई है, आप परी के साथ उड़ोगे, ठीक है। ओके, अब हाइपोथेसिस क्या होता है पूछ रहे हैं, अ सर्टेन एंड एस्टैब्लिश्ड फाइंडिंग, ठीक है। तो आपकी कल्पना स्टैब्लिश हो सकती है या नहीं, ठीक है। कल्पना आपकी स्टैब्लिश नहीं होगी, उसको आप स्टैब्लिश करोगे आगे जाकर, ठीक है। ओके, अगला देखो ऑप्शन, अ पार्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, नहीं, रिसर्च क्वेश्चन का भी कोई पार्ट नहीं है। आ स्ट्रेटेजी ऑफ इवेल्युएटिंग डेटा, नहीं, यहां पर हम डेटा को इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आ हाइपोथेसिस इज व्हाट, इट इज आ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। टेंटेटिव यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि सर्दियों के दिनों में, आई मीन गर्मियों के दिनों में आम खाने से, ठीक है, बुद्धि आपकी तेज होती है, आपका जो इंटेलिजेंस है 180 पहुंच जाता है। ये क्या है, एक कल्पना है, ठीक है। ये कोई स्टैब्लिश्ड फाइंडिंग नहीं है, ठीक है। स्टैब्लिश्ड फाइंडिंग क्या है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग, वो सब क्या है, स्टैब्लिश्ड फाइंडिंग है, ठीक है। तो क्या वहां पर हाइपोथेसिस है, वहां पर हाइपोथेसिस कतई नहीं है, ठीक है। तो क्या है, आम खाने से बुद्धि में इजाफा होगा, बुद्धि बढ़ेगी। ये क्या है, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन, ये आपका जो है सही आंसर आपको मिलता है, ठीक है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है, अभी तक आपने सीख लिया है, एक होता है पोजीशन पेपर नाम की चीज, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है आपका स्टेटस वगैरह वो सब बताते हो वहां पर आप, ठीक है। एक आपने सीख लिया है यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। और एक और क्या सीखा आपने सीखा केस स्टडीज। केस स्टडी किसका पार्ट है, आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए वीडियो के एंड होते होते तक आप तो दो है बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ओके, तो यहां पर देखिए टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा इज, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा। अब इस टर्शरी को मारिए गोली थोड़ी देर के लिए, और यहां पर जो है हम बात करते हैं सोडा की, ठीक है। क्यों सोडा की हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए टर्शरी कहां देखा है आपने, याद करो आपकी यूनिट नंबर 10 जहां आप पढ़ते हो इमर्जिंग एरियाज, वहां पर आपकी बात होती है हेल्थ साइकोलॉजी की। उसके अंदर 3 प्रकार के प्रिवेंशन आपको बताए हैं, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, प्राइमरी, पहले ही रोक दो, सिखा दो लोगों को कि आपको क्या करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एड्स के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा, पहले ही लोगों को जागरूक कर दो कि वो अनसेफ जो आपका सेक्स है उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। सेकेंडरी क्या होगा, अब जो हो चुका है उनको क्या करना है, ठीक करना है। टर्शरी में क्या होगा, उसके एडवांस लेवल की बात होती है, ठीक है, और भी चीजें आती है। तो टर्शरी प्रिवेंशन कहाँ काम आता है, यूनिट नंबर 10 में। खैर हम आते हैं यहाँ पर टर्शरी सोर्स के ऊपर, ठीक है। फिल्म, होर्डिंग और पोस्टर, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट गैजेट, न्यूज़पेपर, और ये भी नहीं है। अब ये देखो क्या है, ये है आपका 3 नंबर का, क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। सूचना कहाँ से प्राप्त हो रही है, आपके जो भी प्राइमरी सोर्स है आपके डेटा के, जो भी आपके सेकेंडरी सोर्स हैं डेटा के, जो भी आपके होते हैं, वहाँ से जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो कौन सा है, वो है आपका टर्शरी सोर्स, ठीक है। यानी P+S से जो भी आएगा वो किसको दिया जाएगा, आपके टर्शरी को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने यूनिट नंबर 10 का भी जो है आपने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और आपका टर्शरी प्रिवेंशन। और ये क्या है आपका, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके UGC नेट साइकोलॉजी पेपर नंबर 2 का, ठीक है।
ओके, हम चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। तो अभी तक क्या क्या आपने पढ़ लिया है? अभी तक पढ़ लिया है आपने केस स्टडी पढ़ ली है, आपने हाइपोथेसिस पढ़ लिया है, आपने पोजीशन पेपर पढ़ लिया है, और आपने यहाँ पर पढ़ लिया है टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा के बारे में भी। ठीक है, टर्शरी के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी मिलाकर आपको जो जानकारी प्राप्त होगी वो आएगा किसके अंदर, वो आएगा आपके इसके अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर अंतिम सवाल की ओर, और यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर आपसे देखिए बोल रहे हैं एक चीज जो आप पढ़ते हो यूनिट नंबर 2 के अंदर भी आपके पेपर नंबर 2 में, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव। यही तो हमको चाहिए था। जैसे ही आपने पढ़ा क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, आपको क्या याद आएगी? केस स्टडी याद आ गई आपको। केस स्टडी में क्या होता है, अभी आप ऊपर देख के आए हो, वही देखो आपको यहाँ आंसर मिलेगा। आप देखो अभी यहाँ पर, एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, ओके। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट्स एंड रिसर्च क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट यानी किसकी बात कर रहा है, एंड रिसर्च क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। हो गया ना ऊपर वाले सवाल से लिंक। ठीक है, तो ये तो आपका केवल क्वालिटेटिव में होता है, क्वांटिटेटिव में होता है। जहां जाओगे आपकी मर्जी, आपको ये देखने मिलेगा एक को हटा दो, एक को हटा दो, एक को हटा दो, एक को हटा दो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उसको हम देखने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या क्या बोल रहा है, स्टेटिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चंस इन अ ब्रॉड वे। ठीक है, इनकी जो मर्जी लिख देते हैं, 2019 का पेपर है, उतना आपको इसको दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कहीं ना कहीं केस स्टडी के अंदर आप एक इंडिविजुअल 2 4 5 हो सकते हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल नंबर आपके सब्जेक्टिव परसेप्शन, सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए ये ऑप्शन 4 नंबर देखो क्या बोल रहा है, कलेक्टिंग न्यूमेरिक डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो जहां पर आपका नंबर आ चुके हैं वहां पर क्या लगेगा, आपका क्वांटिटेटिव लग जाएगा। ये हटा दो, 4 हटा दो। देखो आप 4 कहाँ है, एक ही जगह दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 4 नहीं आएगा आपका। यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग। ये जो आपका टेक्स्ट एनालिसिस है, ये कहां पर काम करता है, ये देखिए टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट मतलब क्वालिटी, आप किसकी बात कर रहे हो, वहां पर गुणों की बात कर रहे हो। खैर अलग अलग जगह इस्तेमाल भी होता है, लेकिन आपका सवाल निकल रहा है यहां से। आपका सही आंसर कौन सा है, ये है आपका फर्स्ट वाला। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ यहां पर है। ठीक है, 4 क्यों नहीं होगा मालूम पड़ गया आपको, फर्स्ट क्यों नहीं होगा मालूम पड़ गया आपको। इस सवाल के लिए परेशान नहीं होना है, जो आप सीख रहे हो इस वीडियो के माध्यम से वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए अगला सवाल नहीं है, आपकी आंसर की लगी हुई है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हम आते हैं अब दिसंबर 19 के अंदर आपको यहाँ पर 6 सवाल करने को मिले हैं रिसर्च से अगेन। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया फेवरेट सवाल है आपका। ठीक है, और यही सवाल देखो आपको दिखाएं एक जादू, जो आपसे बोल रहे हैं कि आपको PYQ प्रैक्टिस करना है यूनिट नंबर 1 का और यूनिट नंबर 2 का। वो क्यों ज़रूरी है, अब ये देखो सवाल आया है आपका दिसंबर 19 के अंदर। ठीक है, और यही सवाल आपको कहाँ देखने मिला है, आपको दिखाएं। वो देखिए आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर 2 चल रही है रिसर्च मेथड का। ठीक है, अब इसमें जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देखिए आपको दिखाते हैं अभी सेम वही सवाल। ठीक है, जो सवाल अभी आपने देखा उसी से संबंधित सवाल आपको दिखाएंगे, और आपकी जो है आंखें वो क्या हो जाएंगी, आप सोच विचारने पड़ जाएंगे कि अच्छा ये सब आप इतना सामने अपना छोड़कर जा रहे हो, मतलब नंबर आपके पड़े हुए हैं। आपने केवल क्या करना है, यूनिट वाइज PYQs लगाने हैं, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 हर यूनिट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सवाल आने वाला है वो सवाल आपको देखिए याद दिलाएगा इस दिसंबर 2019 के सवाल को लेकर। ठीक है, वो आपको गारंटीड याद दिलाएगा कि यस आपने जो है करना है यहाँ पर किस चीज़ को, आपने यहाँ पर इस चीज़ को करना है, ताकि आप जो है क्या कर सको, आप जो है सवालों को सही प्रॉपरली फॉलो करके एग्ज़ाम के अंदर आप सही कर सकें इन सभी सवालों को। ठीक है, और ये देखिए ये रहा आपका वही सवाल, आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड इक्वल यूनिट साइज और आपका एब्सोल्यूट 0। अब ये सवाल कब आ रहा है आपका, ये आया है आपका दिसंबर 2022 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है आपसे, ऑर्डिनल नॉमिनल रेशियो इंटरवल आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिया है करने के लिए, और सेम आपका PYQ जो यहाँ पर आया है आपके दिसंबर 19 के अंदर, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट एब्सोल्यूट 0। सेम चीज देखो आप वही की वही चल रही है, और कुछ भी नहीं करना है आपने, केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आपने PYQs पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों, ताकि आपकी रिसर्च के जो आंसर्स हैं, जो सवाल हैं,
वो आपके और तगड़े हो जाएं। खैर यहाँ देखिए रेशियो में होता है एब्सोल्यूट जीरो, ये बात की क्लैरिटी आपको काफ़ी पहले से है। तो एब्सोल्यूट जीरो देखो कहाँ पर है, 2 जगह दिया है, डी के साथ 1 आपको 2 जगह मैच करेगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो आ रहा है। इन दो के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हो। इन दो के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, आप पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल में आज चलता है केवल आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन चलता है केवल ए के साथ 3, डी के साथ 1, आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सेम आंसर देखो आप अभी फिर से सॉल्व करोगे कहाँ पर, पेपर नंबर द्वितीय के अंदर भी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चलेगा आपका, एब्सोल्यूट जीरो वाला कहाँ है, तीसरे के साथ, ठीक है। ये आपका डी 3 नंबर पे आएगा, देखो इनमें से कुछ आंसर होगा, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या लगता है आपको, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी लगेगा, तो ये आएगा पहला, ठीक है, फर्स्ट आपका ये आएगा। नॉमिनल में क्या लगता है, केवल आइडेंटिटी लगती है, आप इसको आइडेंटिटी बोलो क्लासिफिकेशन बोलो एक ही बात है, ठीक है। फिर कौन सा आएगा आपका, यहाँ दिख रहा है। फिर अगला कौन सा है आपका, रेशियो में आपको क्या देखने मिलेगा, रेशियो में देखने मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है, ये मिल गया आपको। एंड देन क्या होता है आपको इंटरवल में देखने मिलता है कौन सा आपको देखने मिलता है ये वाला, इक्वल यूनिट साइज, इतना IME मिलता है, ये निकल के आ गया आपका आंसर। यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट BADC। कंसेप्ट सेम है, आपने 2019 का एक सवाल किया, 2022 के एक सवाल किया, ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर। और यहाँ पर देखिए इंटरवल क्या बोल रहा है, इंटरवल यहाँ पर बोल रहा है आपसे क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट। यहाँ पर देखिए नेम चेंज हो गया, क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड इक्वल यूनिट साइज, इक्वल इक्वल इक्वल, ये रहा आपका आंसर। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। आइडेंटिफाई द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। अब क्या बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट की बात हो रही है, निष्पादन परीक्षणों की बात हो रही है, ये आप पढ़ते हो यूनिट नंबर 3 के अंदर। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में आ जाए, कहीं भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सारा का सारा बनेगा, ठीक है, ओके। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या करना होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च आपको देखो दिया है पर्सनैलिटी, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, यहाँ दिया है आपको अचीवमेंट टेस्ट, यहाँ दिया है एटीट्यूड, यहाँ पर दिया है इंटेलिजेंस और यहाँ पर दिया है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, परफॉर्म करना है इसके अंदर। पर्सनैलिटी की जो टेस्ट है वो परफॉर्म कैसे करोगे आप, प्रोजेक्टिव वाले कैसे परफॉर्म करोगे आप, ठीक है, सोचने वाली बात है। ए हटा दो, बी हटा दो, ए बी हट गया, बी हट गया, ए हट गया, ये निकल कर आ गया आपका आंसर। अब ध्यान देना है आपको कि परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं, आपके निष्पादन परीक्षण होता है, जो आप देखते हो कहाँ पर, WAIS में, ठीक है, डिजिट सिंबल है, ये है वो है, एक परफॉर्मेंस की स्केल होती है, एक वर्बल IQ होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें चल रही है किसके अंदर होती हैं, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर होती हैं, उसी के साथ साथ आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी होती है, एंड देन उसी के साथ साथ आपके अचीवमेंट टेस्ट के अंदर भी होती है, ठीक है। ये आपका साथ में चलता है, IAA साथ में चलता है आपका इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड। अब इनके अंदर जो है अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उसके लिए आप जो है पेपर नंबर 2 अच्छे से पढ़ें, स्वयं से हमारे साथ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन इसको अगर आप कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लोगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फायदा आपको पेपर नंबर 1 के लगाने का, यूनिट नंबर 2 के साथ साथ भैया यूनिट नंबर 3 भी तो रेडी हो रही है, ठीक है। इसका आंसर मिल गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर, क्या बोल रहा है, साइक्लिक यानी साइकिल चलानी है क्या, उसको मारिए गोली, कौन सी साइकिल क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और आपकी इवेल्युएटिव रिसर्च यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब बाबू यहाँ से शुरू होगी आपकी एनकोडिंग। चलिए, एनकोडिंग में आपका स्वागत है। एनकोडिंग यहाँ पे याद करो, एक्शन रिसर्च, आपको केवल ये याद कर लेना है, दिमाग के अंदर समा लेना है इस चीज़ को कूट कूट कर कि एक्शन रिसर्च कैसी होती है। एक्शन रिसर्च होती है आपकी साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक होती है इस प्रकार से, PAOR, ये आपका निमोनिक है, ये आपने सीखा हुआ था, कहाँ पर सीखा हुआ है आपने, यूनिट नंबर 2 के अंदर, जो आप देखते हो यूनिट वाइज PYQs, प्लान एक्शन ऑब्जर्व रिसर्च, है ना, वही जो आपका निमोनिक है वहाँ पर सेम यहाँ लगेगा। किसने दिया है आपको यहाँ पर, कर्ट लुइन ने दिया हुआ है क्या, ठीक है, 1944 के आसपास इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको बन गया, एक्शन रिसर्च आप समझ गए साइक्लिक होती है। अब और क्या चाहते हो, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं सवाल, कहीं ना कहीं उन्होंने फेंका होगा, पटका होगा, यहाँ अभी दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए धौर के कि यह जो है आपको कितना अच्छे से लगाना है आपको PYQ, ताकि कोई भी सवाल आपसे 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 छूटे ना, ठीक है। कोई सवाल छोड़ना नहीं है आपने रिसर्च का। हम चाहते हैं जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है, सवाल आपसे कोनो भी छूटे नहीं, ठीक है, ठीक है,
ठीक है। अच्छा चलिए आ जाइए यहाँ पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर एन एक्शन रिसर्च। ये है आप देख रहे हो यूनिट नंबर सेकेंड पेपर नंबर 2, ठीक है। प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व, रिसर्च, जो भी करना है, रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है, इसको आपने पढ़ना होगा। तो सेम सवाल देखो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ये है आपकी ये चीज़, तो ये आपके पास होनी चाहिए। तो आपकी तैयारी में 4 नहीं 400 नहीं कितने सारे चांद लग जाएंगे। खैर हम आते हैं अगले सवाल की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट्स कंप्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इक्वल चांस मिला है, स्टेज सैम्पलिंग दिया है, जो मन पर जी पढ़ रहे हैं दे रहे हैं ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये देखो आपका दिसंबर 23 का PYQ। स्नोबॉल सैम्पलिंग किसका पार्ट है, आपके एक नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, एनकोड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से की थी एनकोडिंग की हमने, एक्शन रिसर्च कैसी होती है, साइक्लिक होती है। उसी के साथ साथ पोजीशन पेपर्स कौन कौन से होते हैं वो आपको मालूम पड़ गया है। उसी के साथ साथ केस स्टडी क्या होती है वो आपको मालूम पड़ गया है। उसी के साथ साथ ETC और चीज़ें जो है आपने ऊपर देखी है, मालूम पड़ गया है। अब उसमें क्या करना है, उसमें आपने ऐड करना है यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग को, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग किसका प्रकार है, स्नोबॉल सैम्पलिंग प्रकार है आपके यहाँ पर इस चीज़ का, जिसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। और भी चीज़ें देखोगे अभी आप आगे, धीरे धीरे वीडियो जैसे आपका आगे बढ़ेगा। यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, क्लस्टर सैम्पलिंग, क्योंकि किसका पार्ट है, इक्वल चांस मिला है और इंडिपेंडेंट चांस मिला हुआ है हर किसी को। ये कहाँ देखने मिलता है आपको, ये देखने मिलता है आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। कहाँ देखने मिलता है आपको देखने मिलता है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अरे सब करा देंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं, केवल आप क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। PYQs की यूनिट वाइज आपका पेपर यूं निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कैसे निकल गया, ठीक है। ओके, तो सैम्पलिंग को देखिए, सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, एक होती है प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर एरिया सैम्पलिंग। इसको आपने क्लस्टर एरिया बोला, इसका मतलब हो जाएगा किसका पार्ट है, ये है आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट। और जो क्या देती है आपको, इक्वल, हर किसी को जो है भंडारे में पुड़िया जो है सबको बराबर मिलेंगी, किसी के साथ भी छल कपट भेदभाव की भावना यहाँ पर नहीं रहेगी। और यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाएगा। तत्पश्चात हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। ये भी तो आता है आपको, रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च। अब ये जो रिसर्च की एथिक की बात है, ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सिलेक्शन में, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, डेटा एनालिसिस के अंदर, या फिर आपका डिफाइनिंग ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन, कहाँ पर ये जो है आपका काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान और आपके डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के दौरान, ये आपको आंसर है। इसको आप एनकोड कर लो और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये बेकार सवाल है आपको यहाँ पर, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च, अगर अगली बार आता है इसी को मार्क कर देना, इन्होंने दिया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या इन्होंने आंसर्स चेंज किए हैं, ठीक है। CND आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें सवाल में परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेजेस ध्यान रखनी है। ये जो स्टेजेस आपको दी हुई है, प्रॉब्लम सेलेक्ट करना, हाइपोथेसिस को बनाना, फिर टेस्ट करना, फिर डेटा को एनालाइज करना और डिफाइन करना रिसर्च पॉपुलेशन को। अच्छा हुआ यहाँ प्रॉब्लम नहीं लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको करना आपका काम है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड। और आपको जान के शॉकिंग लगेगा, कैसा लगेगा आपको जान के शॉकिंग लगेगा कि ये भी आपका PYQ आ चुका है यूनिट नंबर पेपर नंबर 2 में, ठीक है। अच्छा, तो अगर अभी तक यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, आपको एक काम करना है, पेपर नंबर 1 का यूनिट वाइज लगाने हैं सवाल, पेपर नंबर 2 के यूनिट वाइज लगाने हैं सवाल, आपका पेपर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। और सबसे बेस्ट किताब कौन सी है, आपके सामने है, उसी से लगाना है, तो आपका गारंटीड हो जाएगा। और प्रैक्टिस करनी है आपने खूब सारी। अब यहाँ पर देखो, ये भी आपका PYQ आया हुआ है, वाह वाह वाह, क्या मजा आ गया इस सवाल को देख के। ये भी आपको पूछा है पेपर नंबर 2 में, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। एथनोग्राफी देखिए किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है। फिनोमेनोलॉजी यहाँ पर दी नहीं हुई है, बायोग्राफिकल रिसर्च यहाँ दी नहीं हुई है। और कौन सा था यहाँ पर, एक था, ये हो गया, बस, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। तो ये सभी किसका पार्ट है, ये सभी आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट, यानी गुणात्मक शोध का पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, क्या आपको यहाँ पर कहीं भी कल्चर दिख रहा है क्या, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर कहीं भी कल्चर दिख रहा है, तो जब नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी भी आपको दिख रही है कि यहाँ कोई थ्योरी है, बनाएंगे इसको, मेमो वगैरह लगाएंगे,
यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन ये अलग चीज़ होती है, बताएंगे आपको आने वाले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में आगे अगर सवाल आता है तो। सही आंसर कौन सा है आपका? नरेटिव रिसर्च, ठीक है। इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड, ठीक है। किसका पार्ट है? आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, इसको आपने ध्यान रखना है। नरेटिव रिसर्च आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप यहां पर देखिए किस प्रकार से आपको इन्होंने दिया हुआ है नरेटिव रिसर्च। ये देखो अभी जो आपने देखा सारा कुछ, ठीक है। एथनोग्राफी देखी आपने, ग्राउंडेड थ्योरी देखी, फिनोमेनोलॉजी देखी, बायोग्राफिकल रिसर्च, सेम वही। ऊपर चलते हैं, आपका रिसेंट सेशन था। अभी यहाँ पर देखिए आपको जहाँ सवाल आएगा दिखाते हैं कि सेम चीज़ आपको पूछी हुई है यहाँ पर, ठीक है। जो आपका नरेटिव रिसर्च का वाला पार्ट है वो आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। सिस्टमेटिक दिया है, सर्वे दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आइए। यहाँ पर एथनोग्राफी देखो दिया हुआ है यहाँ पर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ भी देखिए सेम चीज़ चल रही है आपकी, सेम 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 सेम, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं आपके पास यूनिट वाइज रहेगा, आप एकदम धौर के जो है सवाल को लगाएंगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। नंबर ऑफ रिग्रेशन जान दो, इसको भी जान दो, इसको भी जान दो, इस सवाल को भी जान दो। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। अभी आएगा आपका कौन सा? अभी आएगा आपका नरेटिव रिसर्च, आनी चाहिए आपकी यहाँ कहीं पर अभी पास में, ठीक है। आपको पीवाईक्यू में आ चुका है ये बात, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। यह देखो क्या दिया है, एप्रिसिएटिव इंक्वायरी, ठीक है। ये भी आपको देखने मिलेगा। पैराडाइम आ चुका है यहाँ पर, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी अभी देखा आपने, ठीक है। बायोग्राफी अभी देखो आप, यहाँ भी आपको देखने मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। पेपर नंबर सेकेंड 1 कंबाइन कर लो। ये देखो आपकी कौन सी आ गई यहाँ पर, आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग होगा, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग होगा, इसको आप यहाँ लिख के रख लो, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पर आपको दिया हुआ है वहाँ पर नरेटिव रिसर्च, और अगर नहीं आया है तो क्या है वो, ये चीज़ होती है, एनकोड कर लेना है आपने, ठीक है। थोड़ा बहुत लिंक करता है आपकी फिनोमेनोलॉजी के साथ में, तो ये जो पेपर नंबर 2 में आपको फिनोमेनोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, और अगर सवाल टकराता है तो आपको आगे दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, तीसरा साल आ चुके हैं हम लगा रहे हैं आपके सवाल किसके? रिसर्च के। अब देखो क्या दे दिया आपको, रिलायबिलिटी वगैरह लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट, अल्टरनेट फॉर्म, स्प्लिट हाफ, इंटररेटर, क्या चाह रहे हो आप? यूनिट नंबर 3 से भी सवाल आ रहा है आपको, ठीक है। अब क्यों नहीं बनेगा? अब यही सवाल देखो आपको आया है कहाँ पर, पेपर नंबर 2 में भी आपको सेम सवाल यही पूछा जाता है। आप लोग प्लीज पीवाईक्यूज लगाएं, समझे ना आप, आपको लगाना बहुत जरूरी है पीवाईक्यू। चलिए अब यहाँ पर देखो रिलायबिलिटी दी है, आपने एनकोड कर लिया। रिलायबिलिटी कितने, अरे कोई आपको पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप पीवाईक्यू लगाते हो हमारे साथ, ठीक है। ओके, टेस्ट रीटेस्ट मेथड एक रिलायबिलिटी का प्रकार है, एक विश्वसनीयता का प्रकार है। अल्टरनेट फॉर्म एक उसका प्रकार है, स्प्लिट हाफ भी उसका प्रकार है, इंटररेटर भी किसका प्रकार है? इसी का प्रकार है। अब ये देखो आपको रिसेंट सवाल आया था जब आपसे पूछा था इंटररेटर का परसेंटेज निकालने के लिए, वो भी आपको यहीं से पूछा गया। अब यहाँ देखो इंटररेटर मेथड मतलब क्या होंगे? एक से ज्यादा आपके पास रेटर रहेंगे, ठीक है। यानी जो देखा होगा आपने डांस इंडिया डांस या फिर इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर, या फिर जो भी आपके रियलिटी शोज होते हैं वहां पर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा जज बैठे रहते हैं, वो क्या है? रेटर है। यहाँ देखो आंसर, 2 और मोर रेटर स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली, बड़ा करके दिखाइए ना सर। यहाँ देखिए ये हो गया आपका बड़ा, यहाँ पर 2 और मोर रेटर स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली, ये निकल के आ गया आपका आंसर। डी के साथ जाएगा केवल सेकेंड ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। डी के साथ मैच करो, देखो सेकेंड आपका कहाँ है, ये आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। पेपर के अंदर भी आपको जो है इतना ही जल्दी फटाफट से जो है सवाल को लगाना है, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अब स्प्लिट हाफ में देखिए क्या होता है आपका, ये जो स्प्लिट हाफ है ये क्या बोलता है? स्प्लिट हाफ बोलता है एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट इन 1 सेशन विथ द 2 इक्विवेलेंट हाफ ऑफ द टेस्ट फॉर कोरिलेशन। यही लगाते हो, तभी आगे जाके आप लगाते हो स्पीयरमैन ब्राउन का फार्मूला, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है? 2 आप लगा लोगे फॉर्म वहां पर, एडमिनिस्टरिंग द 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशन। अलग अलग सेशन में क्या करोगे आप? 2 अलग अलग फॉर्म दोगे। और टेस्ट रीटेस्ट के अंदर क्या होता है? टेस्ट रीटेस्ट के अंदर आपका लगता है कौन सा? वो है आपका एडमिनिस्टरिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशन। आप ऐसे नहीं मानोगे ना। चलिए यहां पर देखिए, ये आपकी खोल दी हमने यूनिट नंबर 3 के यूनिट वाइज सवाल। अब देख लो क्या है, टेस्ट रीटेस्ट, अल्टरनेट फॉर्म, स्प्लिट हाफ, इंटरवल, वही तो लगाना है आपको, एक ही चीज बार बार, और वो क्या है? पीवाईक्यूज, ठीक है। इसका आंसर निकल गया आपका, आंसर होता है 4थे नंबर का। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंट, और दादा इका देख लो, यहां पर देखो इसका तो आंसर आपको रटा हुआ आना चाहिए। बताइए, इसको बोलने की जरूरत भी नहीं है, काहे कि जो बच्चा है वीडियो देखा हुआ है, साइक्लिक इन नेचर में कर्ट लोइन की चल जाएगी। एक्शन रिसर्च कुछ करना ही नहीं है, खत्म, खेल इतना ही खत्म है।
अगर आप प्रॉपर PYQ लगाते हैं तो खेल इतने में ही ख़त्म हो गया है, यहाँ देखना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखो हुआ कि नहीं, पेपर नंबर 1 के अंदर भी जे है आपका जो है PYQ रिपीट जे हो चुका है। ठीक है, अब क्या चाह रहे हो, बाद में इसके आंसर की मिला के चेक कर लेना नीचे आकर। ठीक है, ये आपका है दूसरा सवाल, चेक कर लेना कौन सी लगी हुई है। अब देखो साइक्लिक इन नेचर अभी समझाया है आपको कि भैया इनकोड कर लीजिए। अब देखो, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन रिसर्च प्रोजेक्ट द रिसर्चर फाइंड्स एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन डूइंग सो विच टाइप ऑफ एरर इज लाइकली। क्या बोल रहे हैं, किसी पैरामेट्रिक परीक्षण के दौरान, ठीक है, रिसर्चर को क्या है, एविडेंस मिला कि नल हाइपोथेसिस को H नल को क्या करना है, हमको रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर कौन सा एरर होगा, यहाँ पर होगा आपका अल्फा एरर, केवल एनकोडिंग करनी है। ठीक है, तो जब भी आपका नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करेंगे वहां पे क्या संभावना रहेगी, आपकी अल्फा एरर की संभावना रहेगी। ठीक है, ओके, मूव करते हैं हम आगे अगले सवाल की ओर। अब देखो इतना यहाँ खिचड़ी दिया हुआ है। ठीक है, इस खिचड़ी के अंदर देखिए कुछ जो मेजर फंक्शन है यहाँ पर, वो क्या बोल रहा है। अ कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू टेस्ट हिज हर सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, वाह 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 वाह, इन अ मेजर प्रोजेक्ट, वाह वाह वाह, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड रिलेवेंट इन दिस रिगार्ड। substantive research hypothesis has to clearly specify the relationship among variables। चलिए चाहिए ये तो। Research hypothesis may be directed at finding out differential, कितना सवाल घुमाते हैं। Null hypothesis should be formulated beforehand, पहले से ही नल बना लो। कैसे संभव है, संभव ही नहीं है, सी वाला आपका। ठीक है, सी संभव ही नहीं है। There is a direct support available for testing the substantive research hypothesis। अच्छा, सपोर्ट भी अवेलेबल है। The final decision on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of the null hypothesis। चलिए ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबस्टेंटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाली रिसर्च के अंदर आपने जो है ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको बहुत ही इररिलेवेंट सा यहाँ पर दिया हुआ है। ए बी और देखो सी तो होगा नहीं, सी से आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। अब आप फंसे हो डी और बी के बीच में। ठीक है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी डायरेक्टेड एट फाइंडिंग आउट डिफरेंशियल इफेक्ट्स और रिलेशनशिप, यहाँ ये बोल रहा है, तो आपका ए भी आना चाहिए यहाँ पर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, केवल आप इतना एनकोड कर लो, बाकी देखो आपको सवाल ये वाला नहीं मिलेगा, आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं। लेकिन जहाँ बता रहे हैं वहाँ तो देखो, अब ये देखो, अभी आपको समझाया है स्नोबॉल के बारे में। ठीक है, स्नोबॉल के बारे में अभी आपको समझाया है गैम्बलर वाला आंसर। ठीक है, तो क्या करोगे, एक को पकड़ोगे, उसके बाद वो दो को पकड़ाएगा, फिर तीन को पकड़ेंगे, और वही से पूरी चक्री है वो आपका चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग, मैच करो यहाँ पर, कहाँ मैच हो रहा है। द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाइड बिफोर ड्रॉइंग अ सैम्पल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सिस्टमैटिक में क्या होता है, ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप, ये बोल रहे हैं। द के इंटरवल इज ऑब्टेन बाय एन एंड द यूनिट्स आर ड्रॉन, ये आपका एक और PYQ लग गया यहाँ पर। इसमें से कुछ भी नहीं है स्नोबॉल, तो क्या बच रही है स्नोबॉल, स्नोबॉल बच रही है फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। पहला गैम्बलर पकड़ा, उसके बाद 3 गैम्बलर और पकड़े, फिर 3 गैम्बलर और पकड़े। यही आपका रिसर्च पेपर सेकंड का PYQ है, सेम यहीं से आया हुआ है, स्नोबॉल सैम्पलिंग से उठाया हुआ है। डी के साथ 4 मार्क करो, आंसर आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो किसका प्रकार है, आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रकार है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप। तो अभी देखिए आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर 2 चीज़ें मालूम पड़ गई हैं, एक क्लस्टर और एरिया वाली होती है, एक होती है कौन सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, आगे और कौन कौन सी होती है वो भी देखेंगे। उसके बाद देखिए सिस्टमैटिक में क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे केथ वाला आ जाएगा, और डायमेंशन में क्या बोल रहा है आपका, ये वाला आपका लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे अगले सवाल की ओर, जो है आपका एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम इन रिसर्च फोकसेस ऑन मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव टू डिपिक्ट रियलिटी। ये वही है आपका जो पेपर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में आपका लिंक करता है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस सवाल में, इसका आंसर ए है। चलो खत्म करो इसको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। द पर्पस ऑफ रिसर्च इन दिस पैराडाइम इज नॉट टू अराइव एट जनरलाइजेशंस बट टू डिस्कवर द रियलिटी एज लिव्ड। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो सच्चाई है हमको वो ज्ञात करनी है, हमको यहाँ पर जनरलाइज नहीं करना है रिसर्च को। ठीक है, तो एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम एक रिसर्च का प्रकार है ना, वो एक थीम है जो क्या करती है कि रियलिटी, वास्तविकता क्या है, उससे इसका संबंध होता है, उसकी बात करता है, बाकी और किसी की बात नहीं करता है। ठीक है,
ओके, तो क्या क्या अभी तक आपने एनकोड कर लिया है? आपने एनकोड कर लिया है पोजीशन पेपर्स कौन कौन से होते हैं, एक्शन रिसर्च पे आपने 2 सवाल देख लिए हैं, 1944 कर्ट लुईन वहाँ से। उसी के साथ साथ आपने स्नोबॉल सैम्पलिंग सीख ली है, क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग सीख ली है, डायमेंशनल सीख ली है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं केवल क्या करके, PYQ लगा के, वो भी कैसे, यूनिट वाइज। अगला देखते हैं दिसंबर 21 का सवाल। चलिए इसको तो आप कर लेंगे। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस दैट आर नैरो एंड मेजरेबल वुड मार्क द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच रिसर्च टाइप। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया है PYQ के शब्दों के ऊपर, ठीक है, इसलिए आपसे कहते हैं लगाना ज़रूरी है PYQ यूनिट वाइज, ठीक है। थोड़ा भी अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको निकल जाएगा। क्लियर कहाँ इंडिकेशन दिया है पता है, इस वर्ड ने। ये वर्ड आपका कीवर्ड है जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो। और आई नो आपने इस बात पे शायद ध्यान नहीं भी दिया होगा, काफ़ी लोगों ने, अति इंटेलिजेंट लोगों की बात नहीं हो रही है, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा यहाँ पर कि ये जो है आपका क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। आपका आंसर ये इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सब में सब होता है यहाँ पर, रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस सब में बनाओगे आप यहाँ पर, लेकिन पूरा जो खेला है आपका वो क्या हो रहा है, नमक मिर्ची तेज कहाँ से हो रही है, इस नैरो वर्ड से हो रही है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने ऊपर एक PYQ सॉल्व किया था, वहाँ पर क्या बोला है कि हमको ब्रॉड चाहिए है, ठीक है। और ब्रॉड किसके अंदर चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, ठीक है। और जब क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ब्रॉड चाहिए है, ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, बचा कौन बचा केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और यही आपका आंसर है, जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और चड्डा से कहिएगा कि गोविंद अदालत में फिर आ चुका है, ठीक है। ओके, आगे देखिए। इन 2 ग्रुप रैंडमाइज सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ऑन ले रिसर्च डिजाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द सोर्स फॉर जियो पैराडिजाइंग वैलिडिटी, ठीक है। बेकार सवाल, ठीक है। क्या हो रहा है, प्री टेस्टिंग प्रोसीजर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन, रिएक्टिव स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। अच्छा, रिग्रेशन भी मार दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको देखो, इन 2 ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप हैं। रेंडमाइज सब्जेक्ट को रेंडमाइज किया हुआ है 2 ग्रुपों के अंदर, पोस्ट टेस्ट ओनली, बाद में, टेस्ट के बाद, ठीक है। रिसर्च डिजाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक डिजाइन का प्रकार है, ठीक है। डिजाइन के अलग अलग प्रकार होते हैं, लैटिन स्क्वायर, सोलोमन, ये है वो है, ये है वो है, ठीक है। इन सब में मे बी द सोर्स ऑफ जियोपार्डिजाइंग वैलिडिटी, यानी आपकी जो वैधता है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है यहाँ पर, जियोपार्डाइजिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको कर रहा है आपका इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपका होगा वो, और रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ये भी आपके दोनों काम करेंगे। रिग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, मेजरिंग से कोई मतलब नहीं है, प्री टेस्टिंग से यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप का नाम दिया है, कोई भी ग्रुप होता है, यही चीज़ आपकी यहाँ पर लगने वाली है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आपका आंसर 3rd है, और कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता पूरा ये कैसे काम करता है, यानी कि आपको पेपर नंबर 2 का, यूनिट नंबर 2 का आपको साउंड नॉलेज चाहिए, तो आप जो है अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अच्छा, जो आपको बोला था कि सवाल की आपको ध्यान रखना है स्टेप्स को, डिफाइनिंग रिसर्च कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको देखो सवाल भी फिर से यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसके अंदर, देखिए रिसर्च के स्टेप दिए हैं, उनका कौन कौन सा फीचर होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स फॉर सेटिंग अप अ प्लॉजिबल केयरफुली चूजन टर्म्स एंड कंसेप्ट विद ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन। ये देखो बोला था आपसे, एक वीडियो में आपको बता रहे थे कि ऑपरेशनल डेफिनेशन, ये देखो ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये इसके साथ ही जाएगा और कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भैया हम आम को आम ही बोलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए इसको आप कि जो आपका मैंगो है, ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए मैंगो, हिंदी वालों के लिए आम, ठीक है। तो आम देखिए, अब आम कौन सा आम, अब ये बादामी आम हो सकता है, केसरी आम हो सकता है, और कौन सा है यहाँ पर, लूला लंगड़ा टूटा, जो भी आप बोलते हो आपकी भाषा में, वो वाला हो सकता है, ठीक है। आपका जो है नया वाला हो सकता है, पुराना वाला हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो है बताना है कि भैया आपकी नज़र में आम कौन सा आम है, ठीक है। बादामी आम खाने से आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, या फिर हरा वाला आम खाने से इंप्रूव होती है, या फिर आपकी जो कैरी होती है, ठीक है, जिसका वो कच्चा आम मैंगो बाइट आती थी, वो उससे ठीक हो रहा है। कहाँ से ठीक हो रहा है, ये आपको क्या है, ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहाँ पर करते हो आप, जब आप अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हो रिसर्च की, ठीक है। तो ये होगा, इसके साथ में A4 दिया है, आंसर निकल गया आपका ऑलरेडी, ठीक है। अब हाइपोथेसिस मेकिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स फॉर सेटिंग अप अ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, ये करना है आपको, संबंध बताना है कि आम खाने से जुकाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। ड्रॉइंग अ रिसर्च सैंपल,
आप क्या करोगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक और डेटा एनालिसिस यहाँ पर करोगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, सॉरी ये उल्टा दिया हुआ है, ये आपका टेस्टिंग में काम करेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए काम करेगा। ये आपका रिसर्च सैंपल है, आपको रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द यूनिट्स चोजन, ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, इसी के बेस पे आपका जो है सारे के सारे आने वाले PYQs भी निकल जाएंगे। ये आपके स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, रिसर्च एथिक्स फॉर्म्स आर जेन्युइन कंसर्न फॉर रिसर्च टू लेंड क्रेडिबिलिटी इन फाइंडिंग्स। अच्छा, ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके रिसर्च के एथिक्स हैं, जो आपके शोध के एथिक्स हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, एक जेन्युइन कंसर्न है फॉर रिसर्च टू लेंड क्रेडिबिलिटी इन फाइंडिंग, ठीक है। इसके अंदर विश्वसनीयता या फिर जो आप क्रेडिबिलिटी बोलोगे, मतलब स्थापीयता, इसको स्थापित करने के लिए ये जो है एक अच्छी बात है, नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ये स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है, ठीक है। चलिए, हमको नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, हमको नहीं पता है कि ये उल जलूल बातें लिखी हुई हैं, इसका हमारी डिक्शनरी में कोई लिंक नहीं है, हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, इन रिसर्च इज मैंडेटरी। ये कहाँ होता है, आपने न जाने कितनी रिसर्च की होगी, कितने फार्म भरवाए होंगे आपने अपनी रिसर्च में, टेलीग्राम में, यहाँ वहाँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी होता है कि आप ICT का इस्तेमाल करो एज इट इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब ये बताओ, ये कहाँ से मैंडेटरी हो गया, ज़रूरी है क्या, ज़रूरी नहीं है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होता है, रॉन्ग हो गया। ये रहा आपका आंसर थर्ड वाला। भले ही आपको नहीं पता हो ये बात, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है आपका, ठीक है। तो रिसर्च में आप ज़रूरी नहीं है कि आप ICT का इस्तेमाल करो ही करो। मतलब वही बात है कि अगर आपको घर से ऑफिस जाना है या घर से स्कूल जाना है या घर से कहीं भी जाना है आपको, तो ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप मेट्रो ही पकड़ो या आप बस ही पकड़ो या आप कुछ और ही पकड़ो, ठीक है। आपकी जो मर्जी है आप उससे जाओगे, तो ऐसा नहीं है। हम मूव करते हैं हमारे अंतिम सवाल की ओर आज के। आप देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग इन थीसिस राइटिंग आर एनफोर्स्ड विथ अ व्यू टू इफेक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ फॉर्मल प्रोटोकॉल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फॉर्मल प्रोटोकॉल्स एंश्योर अवॉइडेंस ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ रिपोर्टिंग रिसर्च। दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो आपके फॉर्मेट है, APA का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, और जो भी आपके अलग अलग एक्सेट्रा फॉर्मेट्स होते हैं रेफरेंस के, जो आप क्या करते हो, कभी अगर आपने थीसिस राइटिंग लिखी होगी तो आपको ये सवाल बहुत ही हलवा लगेगा, नहीं लिखा होगा तो एकदम बम्पर जाएगा, बाउंसर जाएगा, आपकी उम्र से बमर जाएगा, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है, इसको क्या करना है, आपने एनकोड करना है। नहीं आता तो क्या बात है, जुल्म थोड़ी ना है आपको, यहाँ पर गलती थोड़ी ना आपकी, आप नहीं आता सीखोगे, आगे इंप्रूव करोगे, समझे। ओके, इन थीसिस राइटिंग आर एनफोर्स्ड विथ अ व्यू टू इफेक्ट ऑफ, मतलब ये वही बात है कि मतलब आपको जो है, मतलब ये वो बात है कि आपको मतलब ये है कि कैसे बताएं अब आपको। अब यहाँ पर देखिए नहीं बताएंगे हम। अब ये वो बात है कि आपको स्कूल के अंदर क्या करना है, स्कूल के अंदर आपको एक ही ड्रेस पहन के आनी है। ये क्या है, विथ अ व्यू टू इफेक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ फॉर्मल प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं कि आपको इनके तहत ही काम करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, एंश्योर करता है अवॉइडेंस ऑफ डिविएशन फ्रॉम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ रिपोर्टिंग रिसर्च, ठीक है। तो आपका रिसर्च को रिपोर्ट करने का, इस चीज़ का, उस चीज़ का, सबका एक क्या है, एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। तो ये मतलब वही बात देखिए, तरीका कैसा है कि अपने घर वालों से, अपने माता पिता से घर में आप इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बात करते हैं, ठीक है। आप तू तड़ाक करके या अपशब्दों का इस्तेमाल करके लॉजिकली आप मतलब रेशनली बात करें, तार्किक रूप से, तो यह कोई बात नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, एक फॉर्मल प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि बड़ों से आप इस प्रकार से बात करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस हर जगह हैं, उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन सामान्य जनगणना नहीं, सामान्य जनता के लिए ये लागू ऑब्वियसली होता है, ठीक है। आप अपने घर वालों से तू तड़ाक में नहीं बात करते हैं नॉर्मल डेज में, ठीक है। और जब बाहर गर्मी ज़्यादा हो, गुस्सा हो, वो अलग बात है, यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर स्कूलों के अंदर क्या होता है, एक फॉर्मल ड्रेस होती है जो सब पे लागू होती है, ठीक है। उसी प्रकार से कॉलेज में भी एक ड्रेस होती है, सब पे लागू होती है। क्यों, ताकि डिविएशन फ्रॉम नॉर्म्स ना हो जाए। मतलब हर धर्म, हर समाज, हर जगह के लोग अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने अलग अलग प्रकार से नॉर्म्स को चेंज ना कर दें, और इसके लिए जो है इन सब चीज़ों को लागू किया जाता है। इसलिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एनफोर्स यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो कितने सारे सवाल कर लिए हमने, यहाँ काफ़ी सारे कर लिए हैं, 3 पेपर कर लिया है, 4-5 पेपर कर लिए हैं। अब हम आते हैं अगला, देखिए सवाल जून 2022 का, ठीक है। केवल करते जाना है सवाल, PYQs लगाते जाना है धमाधम, और आपको देखो बड़े ही आराम से सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, सबलिमिनल प्राइमिंग एज अ रिसर्च कंसेप्ट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द डिसिप्लिन ऑफ। और ये सवाल आपको सिखा देगा कि आपको अगर पेपर 1 में भी जेन्युइनली प्रिपेयर करना है तो आपको इसी से प्रिपेयर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हर पेपर के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि हम उसके अंदर ये सवाल पूछेंगे
और ये सवाल आपको मैक्सिमम साइकोलॉजी वालों के लिए दिया है और यही इसका आंसर है यहाँ पर। आप समझिए इस बात को कि आपको पेपर 1 के अंदर सारी चीज़ें नहीं करनी है, जो आपके साइकोलॉजी में आया हुआ है वहीं पर आपको निपुण बनना है। क्योंकि देखिए, आप अभी तक सैम्पलिंग के सारे सवाल कर रहे थे, पीवाईक्यू रिपीट था, साइक्लिक नेचर वाला पीवाईक्यू रिपीट था, और ये देखो आगे और क्या क्या रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका? सोशल साइकोलॉजी। इस बार इसका जो है इस रिसर्च कंसेप्ट का पहली बार इस्तेमाल किया था, जिसको आप क्या बोलते हो? सबलिमिनल प्राइमिंग यहाँ पर। और अगर आपने थोड़ा भी पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो प्राइमिंग इफेक्ट आपको मालूम होगा, और उसी के साथ आपका सबलिमिनल परसेप्शन होता है, ठीक है, वो भी आपको मालूम होगा। ठीक है, वही चीज़ लिंक होती है कहाँ पर? सोशल साइकोलॉजी। अब ये देखो, आप यहाँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबलिमिनल परसेप्शन या प्राइमिंग बता क्या करोगे, इकोनॉमिक्स में क्या करोगे आप? ठीक है, तो ये कहाँ इस्तेमाल हुआ? आपका सोशल साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल हुआ। अयो दादा, ये क्या हो गया? ये क्या देख लिया? ये कहाँ से कहाँ आ गए हम? ये तो पीवाईक्यू रिपीट है जी। ये तो देखिए पेपर नंबर 2 में आपको जो है आया, अभी दिखाया था, दिखाते हैं फिर से अभी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज आर रिलेटेड टू बायोग्राफिकल रिसर्च। खेला खत्म होता है यहाँ पर। कोई सोशल इशू नहीं है, कोई लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल इवेंट भी नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा क्या है? खालिस आपकी ये बायोग्राफिकल रिसर्च है और कुछ नहीं करना है। अब उसके लिए देखो कहाँ पर आते हैं हम आते हैं इस यूनिट नंबर 2 की आपके पेपर नंबर 2 में। देखो यहाँ पर क्या है, आप खुद बोलिएगा कि ये देखिए, ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पीवाईक्यू ही लगाना है। बायोग्राफिकल रिसर्च इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। अगर आपको ये बनता है तो आपको ये काहे नहीं बनेगा बताइए? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज काहे नहीं बनेगा आपसे बायोग्राफिकल रिसर्च? इसीलिए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में साइको प्रोफेसर पीवाईक्यू ई बुक हर किसी के पास होनी चाहिए, अगर आपका विषय साइकोलॉजी है तो। ठीक है, और दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो आप देख लो। ठीक है, लेकिन आपने लगाना है सारे के सारे सवाल। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बोल रहा है। एन आइडियल सैंपल इज ऑलवेज पॉसिबल। क्या बोल रहा है? आइडियल सैंपल हमेशा पॉसिबल होगा। जहां भी ऑलवेज आ जाए, जहां भी एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए, गलत होगा, ये हो ही नहीं सकता। हमेशा आइडियल सैंपल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट डू नॉट हिंडर द सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल सैंपल। क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भाई। जिसके पास समय नहीं है वो कैसे करेगा बताइए? ठीक है, तो बी भी हट गया आपका। बी हटाने से देखो क्या क्या निकल रहा है आपका। ये 2 निकल गए और ये 3 निकल गए, ये निकले आपका आंसर। ठीक है, आंसर आपका सी डी एंड ई ओनली है। देख लो, इसको एनकोड कर लो। ठीक है, ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? सी डी एंड ई ओनली। क्या बोल रहा है? सैम्पलिंग इनएडिक्वेसीज कैन बी मैनेज। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अ लार्ज सैंपल कैन मीट द इनएडिक्वेसीज। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा लोग हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ इनएडिक्वेसी नहीं रहेगी, रह सकती है। अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज बेनिफिशियल बट ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये सी डी ई स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये इसका सही आंसर है। हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की, क्योंकि ये सवाल काफी रेयर है जो आपको आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी लिंक्ड टू ईच अदर। तो बिल्कुल सही बात है, रिसर्च क्वेश्चन जो आपके क्या होने चाहिए? लिंक होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी आइदर ब्रॉड और नैरो। अगर नहीं करना हमको, कुछ ब्रॉड नैरो नहीं करना, तो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो है फॉल्स है, ये सही है, तो थर्ड वाला आपका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो यहाँ पर, आइए ना, आइए यहाँ देखते हैं। काफ़ी सीरियस लेक्चर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो करते हैं थोड़ा सा हंसी मजाक। यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो है रुष्ट हो सकते हैं, रुष्ट नहीं होना है, क्योंकि ये देखो आपको दिखाते हैं अभी पीवाईक्यू। ये जो सवाल है कैनोनिकल कोरिलेशनल एनालिसिस, इसके अंदर क्या होता है? अगर आपने सीख लिया होता आज के पूर्व या आज से पहले तो आपको बन जाता। ये वाला सवाल जो आया है आपके दिसंबर 2023 क्या बोलते हैं, यहाँ देखो क्या दिया है जी। देखिए ना यहाँ पर, काहे नहीं देख रहे? देखिए ना, कैनोनिकल कोरिलेशन क्या दिया हुआ है, यही इसका आंसर है यहाँ पर। इसके अंदर क्या होता है? वन डिपेंडेंट या फिर क्राइटेरियन वेरिएबल। इसी के साथ एक और चीज़ होती है, इसको आप क्या बोलती हो? मनोवा। अरे मनोवा। और ये जो है आपका कैनोनिकल कोरिलेशनल एनालिसिस क्या होगा? आंसर बताइए। साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ टू सेट ऑफ, देखो वायरेबल लिखा हुआ है, वायरस लिख देते हैं यहाँ पर भाई, वेरिएबल। ठीक है, तो ये आएगा इसके साथ में। ये रहा आपका आंसर। डी के साथ क्या है? डिस्कोर्स। अच्छा चलिए यहाँ देखिए एक चीज। अब यहाँ पर देखो 4 जगह क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है? विश्लेषण। विष मतलब पॉइजन की बात नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? चीजों को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के एनालिसिस होते हैं लाइफ में। केवल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं होता है, पेपर के बाद में 4 प्रकार के एनालिसिस भी होते हैं। इनके अंदर क्या होता है यहाँ देखिए, अरे देखिए क्या होगा यहाँ पर? पाथ एनालिसिस, यानी मार्ग विश्लेषण में क्या करोगे आप? मार्ग विश्लेषण में आप जो करोगे वो है आपका रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्ड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है?
y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होती है? अगर आपको पता है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होती है तो ये क्या है, एक पाथ है, एक लीनियर पाथ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पाथ एनालिसिस। मार्ग पे चलो वत्स, ठीक है। तो वो जो मार्ग है प्रशस्त हो, आगे बढ़ाओ रथ को, ठीक है। तो वो जो आपका यहाँ पर मार्ग है वो किसकी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पाथ एनालिसिस है वो क्या करेगा आपका, वो करेगा आपका रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्ड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो जब जब आपको चलना हो आगे लाइफ में तो क्या याद करोगे आप, पाथ एनालिसिस, और उसी के साथ साथ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के साथ ये खेला होगा, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है आपका, ये होगा यूज द मेथड ऑफ यूनिटाइजेशन, ये करते हैं हम। डिस्कोर्स में क्या करते हैं, लुक एट आर्ग्यूमेंटेशन सिस्टमेटिकली, ठीक है। डिस्कोर्स जो आर्ग्यूमेंट है उसको कैसे देखते हैं, सिस्टमेटिकली देखते हैं। और कैनोनिकल कोरिलेशन के अंदर क्या होता है, साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। वेरी वेरी आईएमपी सवाल है आपका ये अंतिम वाला, जो आया था आपका जून 2022 में, और सेम सवाल आपको रिसेंट पूछा गया है आपके दिसंबर 25 के सवाल के अंदर भी रिसर्च में, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, कोडिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इनटू क्वालिटेटिव वेरिएबल एज मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंट। यहाँ पर क्या है, सिंपली देखो, जो आपने लगा कर आए हो वेरिएबल के अंदर मेल फीमेल कहाँ इस्तेमाल होता है, नॉमिनल के अंदर होता है। कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, सेम सवाल आपको देखो PYQ के द्वारा पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्रकार की होती है आपकी स्केल, थर्स्टन, लाइकर्ट, डिफरेंशियल, सिमेंटिक वाली, ये अलग अलग है। इसको आप पढ़ते हो डिटेल में पेपर नंबर 2 के अंदर भी, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। तो नॉमिनल स्केल, कितने सारे सवाल देखो रिसर्च के कर रहे हो, पेपर नंबर 1 भी सॉर्टेड है, पेपर नंबर 2 भी सॉर्टेड है, केवल क्या लगाना है आपको, PYQ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर क्लासिफाइड बाय सोशल साइंटिस्ट इनटू अ सिस्टम ऑफ कैटेगराइजेशन, इट नीड्स, क्या चाहिए उसको, कन्विक्शन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, लिमिटेड कंडीशंस चाहिए, या हाइपोथेसिस चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए उसको, ठीक है। बेकार सवाल है, महा बेकार सवाल है, कभी नहीं आएगा, चिंता ना करें आप। अगला सवाल देखिए, व्हेन अ फिक्स्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज एडमिनिस्टर्ड टू ऑल द पार्टिसिपेंट इन द सेम ऑर्डर, इट इज नोन एज। अब इससे सस्ता, इससे आसान सवाल क्या होगा जो विद्यार्थी नहीं कर पाएगा, क्या इसको हम समेटिव इंटरव्यू बोलते हैं, नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एक स्ट्रक्चर में तुम्हारा नाम क्या है, कौन गांव, कौन जगह, एजुकेशन, पिता का नाम, माता का नाम, एज, उम्र, जन्म स्थान, ब्लड ग्रुप, और आपका जो है कैटेगरी, ये जो है आप क्या होता है, लाइन से सेम उसी ऑर्डर में जब पूछा जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फिक्स्ड क्वेश्चन इंटरव्यू केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और किसी के लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस, ये आपका एक अच्छा सवाल है, ठीक है। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, किसी भी आपका जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, उसके दौरान किस प्रकार से आप चीज़ों को मैनिपुलेट करोगे, ठीक है। पहला है आपका एनवायरनमेंटल मैनिपुलेशन, AC रूम दोगे, गर्म हीटर वाला रूम दोगे, जो भी आप दोगे, ठीक है। दूसरा आपका स्टिमुलस मैनिपुलेशन है, ठीक है। आप हो सकता है शेर रख दो, हो सकता है शेर टॉय वाला हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तीसरा हो सकता है आपका इंस्ट्रक्शन, जिस प्रकार से आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो भी क्या है, एक मैनिपुलेशन है। तीनों चीज़ें होती हैं, वेरी वेरी IMP सवाल है आपका, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा कंसेप्ट पूछा हुआ है यहाँ पर, और आगे आपको ये पेपर नंबर 1, 2 दोनों जगह आ सकता है, ठीक है। प्लानिंग का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कैसे ही प्लानिंग हो, डिसीजन का भी यहाँ पर कोई नहीं है, ये दोनों केवल क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि है आपका कंसेप्चुअल वेरिएबल टू बी कन्वर्टेड इनटू अ साइंटिफिकली रिसर्चेबल वेरिएबल इन्वॉल्व्स रीडिफाइनिंग द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ कंसेप्चुअल वेरिएबल टू अ एम्पेरिकल वन। सही बात है। क्लियर एंड डिटेल्ड प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेक द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन शुड बी स्पेसिफाइड सो दैट अदर रिसर्चर साइंटिस्ट डू नॉट। ये अच्छा पॉइंट है, दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसा का ऐसा ही होता है, इसको आपने इनकोड करना है। हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल तो हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो चुका है सवाल, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, हम बात करेंगे और किन्हीं सवालों के बारे में। जिन लोगों के पास भी पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 की यूनिट वाइज PYQ ई बुक नहीं है, उसको आप मंगा लें तत्काल प्रभाव से। यहाँ पर आप मैसेज करके भेज दें उनको कॉम्बो, आपको बताएंगे वो कॉम्बो का आपका कैसे ले सकते हैं, एंड आप जो है उसको फटाफट से ले पाएंगे। आपका मीडियम इंग्लिश, हिंदी जो भी है उसके अकॉर्डिंगली, एंड प्रैक्टिस करें स्टार्ट किसकी, PYQs की। आपने देखिए आज यहाँ पर कितने सारे सवाल लगाए, 25-30 से ज़्यादा सवाल लगाए आपने। थीम जो है सबकी सेम रिपीट हो रही है, सेम इसी प्रकार से आपका पेपर नंबर 2 के अंदर भी होता है। तो आज हमने जो है काफ़ी सारे रिसर्च के सवाल लगाए और आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने किया था आपके पोजीशन पेपर से। आप देखिए
क्या कभी आया पोजीशन पेपर, नहीं आया। इसी प्रकार से आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है। स्मार्ट बनना है, कैसे बनाएगा स्मार्ट आपको बनाएगी स्मार्ट ये यूनिट वाइज पीवाई की ई बुक, क्योंकि यहाँ पर जो आया है आपके सामने रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उन्हीं सवालों को बार बार लगाना है आपने। ना पोजीशन पेपर कभी आया था, ना कभी आया है और ना कभी आगे आपको आएगा, लेकिन पाथ एनालिसिस, कैनोनिकल एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, ये सब आएगा। उसी के साथ साथ स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल, क्लस्टर, ये सब आएगा जो आपने सवाल लगाए बार बार रिपीट। उसी के साथ साथ एक्शन रिसर्च, कर्ट लुईन की आपकी वहाँ पे 1944, वो भी आपको बार बार रिपीट होकर आएगा। उसका निमोनिक आपको ध्यान रखना है, पेपर नंबर 2 में भी ये आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं तो आप जो है फटाफट से एग्जाम पास कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेट हो, JRF हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। केवल आपको जो है अच्छे से लगाने हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया कर लें, बाकी आपकी मर्जी। PYQs लगाना मैंडेटरी है, ICT का इस्तेमाल नहीं।